ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आते हैं। तो हम समझते हैं, आज मौर्य काल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मौर्य वंश का परिचय देखते हैं। स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। ठीक है। प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार और अशोक। यानी मौर्य साम्राज्य में ये 3 शासक बहुत ही यानी पावरफुल हुए थे। शासन कब तक रहा था मौर्य काल का? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था। मौर्य इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी इसकी जानकारी कहाँ से मिलती? तो 2 स्रोत थे, एक साहित्यिक स्रोत था, एक पुरातात्विक स्रोत था। साहित्यिक स्रोत क्या था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है, मेगस्थनीज की इंडिका से जानकारी मिलती है, और बौद्ध साहित्य के जातक महावंश और महादीप से इनकी जानकारी मिलती है, और पुराणों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आइए हम देखते हैं इसके पुरातात्विक स्रोत। तो अशोक के अभिलेखों से जानकारी मिलती है, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख, गुफा लेखों, और उस काल के चांदी और तांबे के सिक्कों से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम समझते हैं मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या थी, कहां कहां पर इन्होंने विजय प्राप्त की। तो मगध पर 321 ईसा पूर्व में इन्होंने विजय प्राप्त की। नंद वंश का एक राजा था, घनानंद को हरा करके मगध पर उत्तराधिकार जमा लिया। पंजाब पर जो विजय प्राप्त की, तो सिकंदर के उत्तराधिकारी को हराकर पंजाब को स्वतंत्र किया। सेल्यूकस युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईस्वी में ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था, और सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हारा गया था। अब ये बहुत क्वेश्चन आता है कि कब युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व। शर्त युद्ध के बाद संधि हो जाती है दोनों राजा सेल्यूकस निकेटर में और चंद्रगुप्त मौर्य में। तो संधि की शर्तें क्या थी? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और 4 प्रांत दान में दिए। कौन कौन से प्रांत थे? कंधार, काबुल, हेरात, जेंड्रोसिया, ये भेंट में दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दान में दे दिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इनकी एक पुस्तक थी इंडिका। इसमें इन्होंने पाटलिपुत्र नगर प्रशासन तत्कालीन समाज का वर्णन किया है। नगर वर्णन पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम, ये इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। देखिए मौर्य प्रशासन कैसा था। कौटिल्य ने राजा के 7 अंग बताए, जिसे सप्तांग बोला जाता है। इन्होंने कहा कि किसी भी शासन को चलाने के लिए, कौटिल्य ने लिखा है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, किसी भी शासन को चलाने के लिए 7 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन सा? राजा होना चाहिए, यानी बहुत ही उसे यानी सर्वांगीण विकास होना चाहिए उस राजा का, उसको राजा होना चाहिए, वो आमत होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र भी होना आवश्यक है। ये कौटिल्य ने बताया। अब प्रमुख प्रशासन अधिकारी देख लेते हैं कौन कौन से मौर्य काल में यानी अधिकारी थे। मंत्री और पुरोहित राजा के प्रमुख सलाहकार थे। समाहर्ता राजकीय ट्रस्ट एकत्र करने वाले अधिकारी थे। सैन्यदाता यानी राजकीय कोष का संरक्षण करने वाले थे। सेनापति युद्ध विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला। दंडपाल कौन था? सेना की रसद और सामग्री को एकत्र करने वाला। ये 3 सेना से संबंधित थे। ये वाले 3 कौन कौन से थे? सेनापति, नायक और दंडपाल। ठीक है। और नगर कौन था? नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। यानी सैन्य व्यवस्था देखते हैं। कुल सदस्यों का एक मंडल था, 30 सदस्य थे, जिसमें 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। चतुरंगी सेना थी, चतुरंगिनी सेना थी। इनके हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल भी सैनिक थे। अब कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। सुदर्शन झील यानी चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था, जिसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य, जिसने गुजरात, सौराष्ट्र में इसका निर्माण कराया था। और धर्म और मृत्यु, चंद्रगुप्त ने मौर्य मुनि भद्रभाइयों से दीक्षा ली और श्रवण बेल गोला मैसूर में संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने शरीर
त्याग दिया। आगे देखते हैं सैन्य व्यवस्था। देखिए सैन्य व्यवस्था दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, अलग अलग विभाग थे, 30 सदस्यों का मंडल था, 6 समितियां थी, एक समिति में 5 सदस्य थे, चतुरंगिनी सेना थी, हाथी घोड़ा पैदल हाथी सैनिक थे, नौसेना भी एक इनके पास थी। न्याय व्यवस्था देखते, सर्वोच्च अधिकारी साम्राज्य न्याय का मुख्य केंद्र था। दीवानी न्यायालय कहाँ था? धर्मस्थली थी। और फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन था। और नगर न्यायाधीश यानी व्यवहारिक महामात्र था। जनपद न्यायाधीश यानी राजुक थे। गुप्तचर व्यवस्था क्या थी? गुप्तचर में इनकी 2 संस्थाएं प्रमुख थी। देखो, गूढ़ यानी गुप्तचरों को चर या गूढ़ कहा जाता था। ठीक है, एक संस्था थी, एक संचारा थी। संस्था एक स्थान पर टिक करके करने वाले गुप्तचर थे, और संचारा घूम घूम करके कार्य करने वाले गुप्तचर थे। उसके बाद राजकीय, देखिए राजकीय आय का राज्य यानी आय के स्रोत कौन कौन से थे? तो नगरों से प्राप्त होने वाली आय को दुर्ग कहते हैं, और राष्ट्र किसे देहातों या जनपदों से होने वाली आय को राष्ट्र कहते हैं। सीता यानी भूमि से होने वाले कर यानी आय को सीता बोलते थे। और भाग यानी जो भूमि में कृषि उगती थी उसका 1/6 भूमि कर लिया जाता था। बलि या धार्मिक स्थानों पर विशेष कर था। स्थानीय प्रशासन कैसा था? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्य काल में? तो ग्राम का शासन और न्याय करने वाला मुखिया था। वो 5 से 10 गांव का नियंत्रण करने वाला अधिकारी था। नगर प्रबंधन 30 सदस्यों का समूह यानी 30 समितियों विभाजित था। नागरिक यानी नगर का प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी था। प्रांतीय शासन व्यवस्था क्या थी? उत्तरापद यानी राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी यानी कलिंग की राजधानी तोसाली, दक्षिण पद की राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी, और प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इनका